आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इसमें गरीबों के लिए न्याय मंसूबा यानी 72,000 रुपये सालाना दिए जाने से लेकर आइंदा साल मार्च तक 22 लाख मुलाजमत देने और किसानों के लिए अलग से बजट लाने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा मुलाजमत, सेहत, तालीम और खवातीन के सिक्योरिटी अहम वादे हैं। मंशूर में कई ऐसे वादे भी किए गए हैं जो मौजूदा मोदी सरकार की स्कीम में शामिल हैं। इन्हें कांग्रेस ने बेहतर तरीके से अमलाने का और इन्हें बेहतर करने का वादा किया है। कांग्रेस अपने मंशूर को मोतदिल और माकूल बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंतखाबी रैली में कहा कि कांग्रेस की तरह ही उसका मैनिफेस्टो भी बदउनवानी और बेईमानी से भरपूर है, जबकि अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वादे खतरनाक हैं। यहां सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए इख्तिदार तक पहुंच पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल यह कि इंतखाबी मंशूर महज वादों का किताबचा है या इसमें किए गए वादों से अवाम का भला भी होगा। आज प्राइम डिबेट में यही हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए तैयार कुछ मंसूबों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है। माशी बदहाली से हिंदुस्तान को बाहर निकालने के लिए तैयार किए गए मंसूबों का तज़किरा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हालात को साजगार बनाने के लिए हम न्याय की शक्ल में एक थेरेपी इस्तेमाल करने वाले हैं और गरीबों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा देने वाले हैं। राहुल गांधी ने इस मौके पर मुल्क में फैली बेरोजगारी और किसानों के बारे में भी तज़किरा किया और कहा कि मईशत की बदहाली का सबब नौजवान और किसान मुखालिफ पॉलिसियां हैं। जैसे धमाका बोलता है ना, फटता है, तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक इफेक्ट लगा और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी न किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं। मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंतखाबी रैली में कहा कि कांग्रेस की तरह ही उसका मैनिफेस्टो भी बदउनवानी, बेईमानी से भरपूर है, जबकि अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वादे खतरनाक हैं। कल इन लोगों ने जो ढकोसला पत्र जारी किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का दस्तावेज है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजिशों का योजना पत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का साजिश पत्र है। मैनिफेस्टो के इजरा के मौके पर मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में मुलाजिमतों में कमी आई है और खेती किसानी का खतरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गौर खौस के बाद मंशूर तैयार किया गया है। मुल्क ने यूपीए के वक्त तरक्की की थी और अब ये तारीखी मंशूर मुल्क की मईशत को आगे ले जाने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जाहिर सी बात है कि अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए जो वादे इस मैनिफेस्टो में, इस इंतखाबी मंशूर में किए गए हैं, इसके जरिए कांग्रेस इख्तिदार तक पहुंचने की कोशिश करेगी, इख्तिदार तक पहुंचने के ख्वाब देख रही। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इसे अमलाया कैसे जाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है
उसके बाद से ही लगातार बीजेपी की तरफ से इस मैनिफेस्टो को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला चल पड़ा है, एक दौर चल पड़ा है। चाहे वजीर आजम हो, अमित शाह हो या मरकजी वुज़रा, लगातार इस मैनिफेस्टो पर तनकीदें कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मीम अफजल साहब, तर्जुमान है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवाब मलिक साहब, चीफ स्पोक्सपर्सन है एनसीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एमएच खान साहब, लीडर हैं बीएसपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल अब्बास साहब, लीडर हैं जेडीयू के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर संदीप कुमार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियानिगार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में माधव भंडारी, जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले मीम अफजल साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो कल से आया है, लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर और बार बार पीएम मोदी इसे ढकोसला पत्र कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की जबान जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और जिस तरह से उसे ढकोसला और ना जाने क्या क्या आपने अभी दिखाया है उनकी कुछ क्लिपिंग्स, उससे साफ जाहिर होता है कि मैनिफेस्टो बहुत कामयाब है। इसलिए कि सीधा जाकर के उनके दिल पे लगा है जी। इसलिए कि इस तरह का मैनिफेस्टो बनाना ना उनके बस की बात है, ना उतना एक्सपीरियंस उनको है और ना उतनी मेहनत वो करना जानते हैं। दरअकीकत भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर ज्यादातर जो भी प्रोग्राम करते हैं वो एक तरह से, आप जानते हैं एक वर्ड इस्तेमाल होता है उसके लिए कि वो शो होता है, शो दिखाया और मामला खत्म। आजकल वो शो भी बंद हो गए, इसलिए कि आज प्रधानमंत्री की जो रैलीज हो रही हैं, अभी एक जगह पे वो कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, पीछे के लोग आगे की तरफ ना आए और उसके बाद सोशल मीडिया पर पीछे की तस्वीर दिखाई गई तो सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतना रिएक्ट करना जी अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये मैनिफेस्टो अवाम के दिल को लगता है। हमने इसमें बड़ी मेहनत की है, इसको उर्दू में कहते हैं अर्क-रेजी की है हमने इसके अंदर, और इसमें बहुत मेहनत करके सब लोगों से बात करके हजारों लोगों को इसमें शामिल किया है, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोगों को इसके अंदर शामिल किया है, इंटेलेक्चुअल से बात की है और उसके बाद हमने इसको तरतीब दिया है। और आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है जी। ये 72,000 गरीबी पर वार जो हमने नारा लगाया है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर वार लग रहा है जी। इसलिए मोदी जी इस तरह की जबान बोल रहे हैं। अफजल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके इस मैनिफेस्टो में बहुत से वादे ऐसे हैं जो 2014 में बीजेपी ने किए थे, एनडीए ने किए थे, बहुत से वादे कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में शामिल हैं, इस वजह से बीजेपी घबराई हुई है? देखिए, उन्होंने कौन से वादे किए थे जो हमने दोहराए हैं, मुझे जरा उनकी निशानदेही कर दें। रोजगार, उन्होंने कहा था बड़ा इशू है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जी दफा 302 बिल्कुल दफा 370 खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर दी? उन्होंने कहा था 135A खत्म कर देंगे, क्या खत्म कर दी? उन्होंने राम मंदिर के लिए कहा था, क्या वो काम कर दिया? उन्होंने कहा था हर आदमी के अकाउंट में जो है वो 15 लाख आएंगे। प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि ब्लैक मनी इतनी है बाहर मुल्कों में कि हम लाएंगे तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। 15 रुपए आज तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे और 2 करोड़ लोगों को हर साल जो है हम जॉब्स देंगे। क्या वो दे दी? 10 करोड़ जॉब्स देनी थी, 4 करोड़ जॉब खत्म कर दी उन्होंने। यानी घाटा जो है 14 तक पहुंच गया अगर उनके हिसाब से देखा जाए। किसानों का सबसे बुरा हाल है जी। मुझे आप बताइए कि किसानों को जो उन्होंने कहा था मूल लागत का 50% देंगे, आज किसानों से जाकर पूछिए 2 से 3% भी उनको मूल लागत का नहीं मिल रहा
और हर चीज उनकी महंगी होती चली जा रही है। फर्टिलाइजर महंगा है, बीज महंगा है, पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 2014 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस बीजेपी के वादे किए थे, बीजेपी ने किसान की बहुत से वादे पूरे नहीं हुए, बहुत से बीजेपी के वादे पूरे नहीं हुए। मैं मीम अफजल साहब आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन जितने मेरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं मैं सबको बता दूं कि हमने नेता ऐप के जरिए आज एक सर्वे कराया था, और नेता ऐप के सर्वे में आज का हमारा सवाल यही था कि वजीर आजम यानी पीएम मोदी के जरिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ढकोसला पत्र कहना क्या सही है। आज का हमारा यह सवाल था कि क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पीएम मोदी के जरिए ढकोसला पत्र कहना सही है, जिसका सर्वे भी आ गया है, और सर्वे में 59% से ज्यादा लोगों ने, तकरीबन 60% लोगों ने कहा है कि हां, पीएम के जरिए ढकोसला पत्र कहा जाना कांग्रेस का मैनिफेस्टो सही है, जबकि 40% लोगों ने कहा है कि ये ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। तो हमारा आज का सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी के जरिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ढकोसला पत्र कहा जाना सही है, जिस पर 60% तकरीबन लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर ढकोसला पत्र कह रहे हैं तो सही है, जबकि 40% लोग इससे एग्री नहीं है, इससे एक तरह से राजी नहीं है। और इसी पर आज का हमारा डिबेट भी है कि आखिर कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो कितना जोरदार, कितना असरदार रहेगा। मीम अफजल साहब, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन कि हमने आज जो सर्वे कराया था उस पर 60%, 60% लोग पीएम मोदी के साथ हैं। मुझे नहीं मालूम आपने सर्वे कहां कराया और किस तरह कराया, क्या तरीका था। अगर ये ऑनलाइन सर्वे किया है तो वहां तो टीम बैठी है, पेड टीम बैठी हुई है, मोदी जी की एक सेना है पूरी, वो सुबह से शाम तक अपोजिशन को गाली देने का काम करती है, उस स्कीम कर गालियां देने का काम करती है, उनके लीडरों को बुरा भला कहने का काम करती है, और पीएम मोदी की तारीफ में खुलाबे मिलाती है। तो कोई खास बात नहीं है। ये सर्वे तो मैं पिछले 5 साल से न जाने कितने चैनलों पर रोज देखता हूं। 89%, 90% सब बीजेपी के हक में जाता है। कोई चीज आज तक भारतीय जनता पार्टी ने गलत की नहीं है। हुजूर, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपका सर्वे जो हुआ है जी, खुदा करे कि वो बहुत ही ईमानदारी पर मबनी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्राइम मिनिस्टर के किसी जुमले पर 40% लोग भी मुखालफत कर रहे हैं जी, तो ये बहुत है। इसलिए कि मोदी जी तो लाफानी है, उनका तो कोई जुमला गलत हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसी तकरीर करते हैं कि लोकसभा की सीटों का ढेर लग जाता है। बिल्कुल, मैं अफजल अब्बास साहब आपसे ही अब रिएक्शन लेना चाहूंगा मीम अफजल साहब की इस बात का। जो माहौल क्रिएट कर रहा है हमारा कुछ मीडिया, अफजल अब्बास साहब, मीम अफजल साहब जो कह रहे हैं कि जिस तरह से मैनिफेस्टो पर लगातार बीजेपी की तरफ से या एनडीए की जो इत्तेहादी पार्टियां उनकी तरफ से जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो कामयाब है। मैनिफेस्टो हो या बीजेपी या जेडीयू, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो को कामयाब तो बताएगी, लेकिन जो सवाल देश स्तर पे जो उठ रहा है, मुल्क के कंट्री लेवल पे, कि जितने भी वादे किए गए और ये इसका ये फंड जनरेट कहां से करेंगे ना। मैं इसकी पेचीदगी में जानने चला कि मीम अफजल साहब बड़े पॉलिटिशियन के साथ साथ बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, मैं बड़े भाई, मैं उनसे सवाल कर रहा, 200 आपके जीडीपी 200 लाख के देश का है, उसमें 6% आप शिक्षा पे खर्च करेंगे, 12 लाख करोड़ हो गया आपका। फिर आप जो 6,000 देंगे, 72,000 देंगे, इसमें 3,60,000 करोड़ हो गया। फिर मनरेगा में 30,000, लगभग 17 लाख करोड़, और देश का बजट पूरे देश का 25 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ आप खर्च करेंगे, बाकी ये जो बचा उसमें देश कैसे चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम तो पैदा हो रहा है कि इतना आप जो अफजल अब्बास साहब, जैसे 2014 में आप लोगों ने 15 लाख देने का वादा किया था, मैं किसी 2014 में सवाल 2014 में जैसे वादा किया गया था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, उसी तरह से ये भी मसला हल हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है? गरीबों मैंने कहा कि मेरी पार्टी, मैं इसके पहले भी एक दो चैनल में कहा के आया हूं कि मेरी पार्टी हमेशा समावेशी विचारधारा की है। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड के लिए कि गरीबों के हक की बात करती है, बिल्कुल गरीबों की भलाई की बात होनी चाहिए, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ घोषणा है, ये अमल इस पर हो पाएगा कि नहीं, भाई इसके स्रोत कहां से आएंगे,
फंड जनरेट कहां से होगा? तो ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा तक न रह जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये 17 लाख करोड़ का जो बजट आप जो अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, देश का 25 लाख करोड़ बजट है, बाकी देश कहां जाएगा, कहां से फंड जनरेट करेंगे? हमसे ज्यादा दानिश्वर हैं, साफी हैं, पावड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं मीर अफजल साहब। इसको कांग्रेस ने कहा है कि उसका हिसाब किताब हमने कर लिया है, हमने ऐसे ही ऐलान नहीं किया है, हमने उसका हिसाब किताब कर लिया और उसके बाद ही हमने मैनिफेस्टो जारी किया है। नवाब मलिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज मैं महाराष्ट्र में पीएम मोदी साहब को सुन रहा था, लगातार वो जहां पर कांग्रेस का नाम ले रहे थे वहीं पर एनसीपी पर भी हमलावर थे। नवाब मलिक साहब, मेरा सवाल यह है कि आप कांग्रेस की सहयोगी इत्तेहादी पार्टी, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इससे किसानों का भला होगा? क्योंकि महाराष्ट्र के किसान हमेशा परेशान रहे हैं। देखिए, आपने गोंदिया की रैली का जिक्र किया, तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको बता दूं कि मोदी जी हर मीटिंग में विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री धमकी देने लग जाए तो समझ लो कि हार उन्हें नजर आ रही है और छटपटाहट में सारी धमकियां वे दे रहे हैं। अगर जेल का ही खेल शुरू करना है तो पाप का घड़ा तो भर ही गया है, सत्ता परिवर्तन होगा तो कौन सी पार्टी के कितने नेता जेल जाएंगे वो तो देश की जनता देखेगी। सवाल मैनिफेस्टो पे है और आप उसमें मेरी राय चाहते हैं किसानों को लेकर। जी, मैं आपको बता दूं, जब यूपीए की सरकार थी तो हम लोग मांग कर रहे थे कि किसानी के लिए अलग बजट बने, कृषि का बजट अलग किया जाए। ठीक है, उस समय नहीं बन पाई बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग बजट की बात की है, जिसका हम समर्थन करते हैं, हमारी मांग रही है। जी, अभी 72,000 रुपए को लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट सबसे ज्यादा है कि भाई 72,000 रुपए आप देंगे कैसे। जी, अगर 3,60,000 करोड़ रुपए देने की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग फूड गारंटी स्कीम लाए थे, राइट टू फूड वाली, तब 1,42,000 करोड़ रुपए की योजना थी सालाना। तब भी ये पूछा जाता था पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल, और यही सवाल मनरेगा के टाइम पर भी उठा था नवाब मलिक साहब। मनरेगा के टाइम भी यही कहा जा रहा था कि कैसे फंड आएगा, कैसे दिया जाएगा। मुझे याद है मनरेगा को लेके मुल्क के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि यूपीए की विफलता का जीता जागता ताबूत ये मनरेगा है। अगर जीता जागता ताबूत था तो उसको दफन कर देते आप, उस योजना को आगे क्यों लेके चले गए। इस में यह भी कहा गया है कि 150 दिन रोजगार दिया जाएगा मैनिफेस्टो में। हमें लगता है देश का संसाधन, मादनियात, अगर इसकी लूट रोक दी जाए, जो मोदी जी की सरकार में सूट बूट लूट की सरकार है, ये सूट बूट वालों की अगर लूट रोक दी जाएगी तो ये गरीबों को 3,60,000 करोड़ रुपए सालाना मिल सकते हैं। हमारा निशाना सूट बूट लूट पर रहेगा तो हमें लगता है ये सारी योजनाएं ढंग से चलेगी, उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। एमएच खान साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया उसके फौरन बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो वादा कम, दिखावा और छलावा ज्यादा लगता है। मतलब वही उसी तरह का रिएक्शन जिस तरह से एनडीए और बीजेपी का जो रिएक्शन है, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन मायावती जी का भी इस मैनिफेस्टो पर आया। खान साहब जी, देखिए अबू हुरैरा साहब, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए और बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, ये दोनों एक ही तरह के छलावा वाले मैनिफेस्टो हैं। जी, जो लोग 2014 में वादा करके आए थे कि हम क्या करेंगे, आपने जो कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर तो किनारे हो गया, और नहीं तो हनुमान जी को दलित बता दिया। यही राम जो हनुमान को दलित बता रहे हैं ये लोग, यही राम इनको बताएंगे 2019 के चुनाव में। इन्होंने 15-15 लाख लाने की बात कही, वो भी गायब हो गया। वही स्थिति सेम इनकी है। इन्होंने, कांग्रेस वालों ने खटिया सम्मेलन शुरू किया था पहले, खटिया सम्मेलन के माध्यम से उसके बाद किसानों से पर्चे भरवाए गए थे कि कितना कितना आपके पास कर्जे हैं, कितना आपके पास बकाया है, कितना आपके पास खेत है, सब हवाई उड़ गई। आप देखिए, सच्चर कमेटी कांग्रेस जमाने में सच्चर कमेटी आई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी
कि दलितों से बदतर हालत है मुसलमानों की। सच्चर कमेटी पर कांग्रेस ने 0 काम किया, 1% काम नहीं किया सच्चर कमेटी पे। और सच्चर कमेटी पे बीजेपी क्यों काम करेगी साहब? सच्चर कमेटी पे तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हालत खराब है, तो सच्चर कमेटी बीजेपी तो कर ही नहीं सकती है। जिसको करना था, जिसके जमाने में कमेटी बनी, उसने नहीं किया, तो लोक लुभावन नहीं तो क्या है ये सारा चीज जो है वोट पाने की स्थिति है। हम अभी से आपसे कह दे रहे हैं, आप सारे सर्वे देख लीजिए, सारे सर्वे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग देखेंगे तमाशा। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 0 पर ले आएगी, एक गठबंधन सपा बसपा आरएलडी 0 पर लेके आएगी। इनको अंदाजा नहीं है, किसान आज लाठी लेके खेत में खड़ा है, अपने खेत की रखवाली कर रहा है। कैसे 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 किसान अपने अनाज को उत्पन्न कर रहा? अगर जय जवान जय किसान है तो जय जवान होने के बाद साथ किसानों की भलाई की बात सोचना चाहिए, वैज्ञानिकों की भलाई की बात सोचना चाहिए। बीजेपी वैज्ञानिकों का जो काम है वो भी श्रेय ले रही है। नरेंद्र मोदी जी किसान जो खेती करता है उसका भी श्रेय ले रहे हैं। यानी खान साहब पूरी ईमानदारी से बताइए काम करता है उसका भी श्रेय ले रहे हैं। खान साहब पूरी ईमानदारी से बताइए कि अभी तक जिस नजर से आप बीजेपी को देख रहे थे उसी नजर से अब आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं। बिल्कुल, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों धोखेबाज पार्टी है। दोनों ने छला है जनता को और दोनों को सबक सिखाएगी जनता। मीम अफजल साहब जो बात खान साहब छलने का काम किया है, खान साहब जो बात कह रहे हैं, एक सचर कमेटी सिफारिशात की बात की। उन्होंने कहा कि सचर कमेटी सिफारिशात अगर लागू नहीं हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है। कमेटी की और गुजराल कमेटी की रिपोर्ट पर मैं बहुत तफसील के साथ बात कर सकता हूं। जाहिर है कि इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं हैं और मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूं जी। लेकिन आप किसी दिन इस पर बहस रख लीजिएगा, मैं बताऊंगा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि काम बाकी रह गया है, लेकिन उस पर बहुत काम हुआ है और उसी के नतीजे में आपने देखा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, कोई काम नहीं, की तालीम के लिए अलग से बजट हुआ। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है आपको। उसके अलावा एक बात मैं कहूंगा खान साहब से, मैं एक बात कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वो किसी एक पलड़े में रखें या कहें कि सिक्के के एक ही सिक्के के 2 रुख हैं जी, ये कमेंट करने से पहले सिर्फ 2 महीने के बाद जो देश के अंदर सिनेरियो उभरने वाला है उसका जरूर ख्याल कर लें। अगर वो संजीदगी से के साथ उसका ख्याल करेंगे तो मुमकिन है इतने हार्श कमेंट ना करें। हम अभी तक समाजवादी पार्टी एक दूसरे का मफाद जुड़ा हुआ है, बीएसपी के 2 महीने के बाद फिर एक दूसरे का मफाद जुड़ा हुआ है, दोनों को पास आना पड़ेगा। हमारा ये मानना है ना, मैं मफाद की बात ही नहीं कर रहा हूं। देश का मफाद किस चीज में, उस पर तवज्जो होनी चाहिए। और ये कोई भी इस देश के अंदर मानने वाला नहीं है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इससे बड़ा इल्जाम मैं समझता हूं कि कोई नहीं लगा सकता जो आपने लगाया है। क्या आपने अपने कारनामों को छुपा के मुझे डराना चाह रहे हैं क्या? ना, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। छुपा के मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। मुझे धमकाना चाह रहे हैं क्या? डराते रहे, आप डराना चाह रहे हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। वाले नहीं है हम लोग, डरने वाले नहीं हैं हम लोग उस चीज पे लड़ने वाले हैं जो आवाम के लिए होता है। हम लोग बहकाने वाले नहीं है, ब्लैकमेलर नहीं है, झूठे वादे वाले नहीं है, अरे वादे करने वाले नहीं है, ब्लैकमेलर नहीं है। ये सब बातें बताइएगा बाद में, दूसरे लोग करते हैं, उसका तजुर्बा आपको है अच्छी तरह से। जब आप आउट हो जाएंगे तब बताइएगा। मैं पूछ रहा हूं कि हम ब्लैकमेलर नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि 2 महीने के बाद जब इस मुल्क में इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उस वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोलते रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं। और इसके अंदर कोई धमकी नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। आपको 70 साल से सोचना चाहिए था ना, खून और जमीन तो आपको पहले से सोचना चाहिए था ना। मुसलमानों को दम पे वोट डालते हैं, जो लोग आपको धमकियां देते रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट करेगा, मुसलमान क्यों करेगा? जिन्होंने मुसलमान क्यों वोट करेगा बताइए ना। मुसलमानों को आप बेस बनाते हैं कि मुसलमान हमको वोट करेगा, मुसलमान क्यों करेगा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 0 है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 0 है। मुसलमान 33% कभी नहीं देश की आजादी के बाद 33% आज 1% अभी भी चला गया है। कैसे गया? आपके ही जमाने में क्यों गया? आपके ही जमाने में क्यों गया भाई?
आपके जमाने में क्यों गया? भाई मुसलमानों की हालत आपके जमाने में क्यों खराब हुई? आपके जमाने में खान साहब क्या होगा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संदीप कुमार साहब, बात पूरी हो गई। मीम अफजल साहब, खान साहब, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। और जाहिर सी बात है, वो इशारा भी मीम अफजल साहब ने दे दिया कि 2 महीने के बाद जो मुल्क की तस्वीर बनने वाली है उसमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी न हो, इस तरह के कमेंट ना किए जाए। हालांकि उस पर जवाब भी दिया खान साहब ने। मैं डॉक्टर संदीप कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा कि इस मैनिफेस्टो को, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, आखिर इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में जहां 2014 से 2019 तक मोदी की सरकार ने जो वादे किए थे और जहां पर कमियां रह गई, उन्हीं कमियों को एक तरह से कांग्रेस अपने इस मैनिफेस्टो में उसी पर फोकस किया है कांग्रेस ने? मैं सबसे पहले तो 2014 की हार को कांग्रेस ने एक पॉजिटिव तरीके से लिया है और उन्हीं पहलुओं को आगे लेके वो चली है। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी में जिन इश्यूज को लिया, सबसे पहले जो समाज के सबसे गरीब तबके को जोड़ने की कोशिश की, जो न्याय न्यूनतम आय योजना जो कांग्रेस ने अपनी सरकार आने पे एक प्रोविजन के लिए आगे बढ़ाया है, तो मैं उसको एक बहुत अच्छे कदम के रूप में देखता हूं। एक गरीब तबके में जो महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है कि समाज के सबसे आखिरी आदमी तक पहुंचा जाए, उसी की पहल है। और जब तक कांग्रेस इस चीज की पहल नहीं करेगी, जब तक हम समाज को इस एंगल पे फोकस नहीं करेंगे, हम समाज का सही मायने में विकास नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने 2014 की हार से कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझा है, इसीलिए उन्होंने इस पॉइंट पे फोकस भी किया। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को के 33% रिजर्वेशन की बात कही, वो भी एक अच्छी पहल है कि समाज में जब तक जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी नहीं होगी, समाज के गरीब तबके को, समाज के डिप्राइव सेक्शन को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, उसका ठीक तरीके से कल्याण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने इस पे भी फोकस किया है और सबसे ज्यादा बधाई मैं इस चीज को देता हूं कि उन्होंने इस बार जो अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया कि हम आने के बाद जीडीपी का लगभग 6% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। वो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। अगर हम सही मायने में विकास चाहते हैं तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसी तरीके से जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे से लड़ते रहेंगे। और इन सब चीजों को अगर दूर करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन के ऊपर ठीक से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो के जरिए सभी को साधने की एक तरह से कोशिश की है, सभी को साधने की एक कोशिश की है। पर मैं एक चीज को थोड़ा नेगेटिव पहलू पे उन्होंने ज्यादा थोड़ा फोकस किया कि जो इन्होंने आर्म फोर्सेस एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की, वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन के रूप में देखता हूं। इन्होंने बीजेपी को और तमाम अपोजिशन के दलों को भी एक मौका दिया है कि अटैक करने के लिए। इससे कहीं ना कहीं जो सेना का मनोबल डाउन होता है, क्योंकि भारत में जिस तरीके का सेना का स्वरूप है, वो अपने इंटरेस्ट में और सुपरमेसी के लिए नहीं काम करती, वो समाज के कल्याण के लिए काम करती है, हम सब की रक्षा के लिए काम करती है। और समाज को जब भी क्राइसिस की जरूरत हुई है तो सेना ने आगे बढ़ के काम किया है। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री माधव भंडारी साहब भी जुड़ गए हैं। माधव भंडारी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। माधव भंडारी साहब, डिबेट शुरू करते वक्त मैंने सवाल किया था कांग्रेस से कि आखिर बीजेपी इतना परेशान क्यों है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से। मीम अफजल साहब ने कहा कि अगर बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से परेशान है और इस पर बयानात दे रही है, तनकीद कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो कामयाब है। क्या सच्चाई यही है भंडारी साहब? कांग्रेस के मैनिफेस्टो से परेशान होने लायक कुछ भी नहीं उसमें। एक तो ये मैनिफेस्टो जो है वो एक लिस्ट बनाई है कि पिछले 15 सालों में हमने क्या क्या वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं किए। मैं आज दोपहर में मैंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारे वादे गिना दिए कि 2004 से जो वादे कांग्रेस करती आई, 2004 में किए, 2009 में किए, 2014 में किए और आज फिर 2019 में कर रहे हैं और वो पूरे नहीं किए। तो ये लोगों को गुमराह करने का एक काम कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए करिए, तो उससे हमें डरने लायक कुछ नहीं है, हमें अस्वस्थ होने लायक भी उसमें कुछ नहीं है। और आपका जो अगर आप लोग भंडारी साहब डर नहीं रहे तो बार बार कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर आपके तरफ से रिएक्ट क्यों किया जा रहा है?
पीएम मोदी जी की कल से आप कोई भी सभा उठाकर देख लीजिए, कोई भी स्पीच, कोई भी रैली उठाकर देख लीजिए, अमित शाह जी की कोई रैली उठाकर देख लीजिए, हर जगह इस मैनिफेस्टो का तस्करा हो रहा है। लगातार झूठ बोल रही है। अबू साहब, शायद मेरी गलतफहमी ये हुई कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने के लिए बुलाया है। नहीं भंडारी साहब बोलिए, मेरा सवाल यही है कि अगर आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपके एक सवाल का जवाब देना मैंने शुरू किया, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा था, आप सुनने के बाद आगे का सवाल पूछ सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन मेरा अगर कहीं आप रास्ते से भटक रहे हैं तो मुझे बताना भी पड़ेगा। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि बार बार आखिर मैनिफेस्टो पर रिएक्ट क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं तो परेशानी है भंडारी साहब। उसी का तो परेशानी अबू साहब आपको दिखाई दे रही है कि आपको हम क्या कहना चाहते हैं वो लोगों को सुनाई नहीं देना है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात रखिए, मैं कहीं भी भटक नहीं रहा हूं। हाँ ठीक है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस बार बार लगातार जो झूठ बोल रही है, लोगों को, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना ये हमारा काम है और वो काम हम कर रहे हैं। वो काम किया इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे अस्वस्थ हो गए और हमें कुछ परेशानी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस घोषणा पत्र में खोखले वादे जो 2004 से करते हैं, जैसे एक ही मुद्दा मैं आपके सामने लाता हूं, महिला आरक्षण का मुद्दा 2004 के घोषणा पत्र में था, 2009 के घोषणा पत्र में था, 2014 के घोषणा पत्र में था, आज भी है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस तो सत्ता में थी और कांग्रेस की अध्यक्षा महिला थी। ये महिला अध्यक्षा केवल कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं थी, तो सरकार चलाने वाली जो एक एनएसी थी उसकी भी प्रमुख थी। और ये होने के बावजूद महिला आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया और आज फिर से कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण करेंगे। महिला आरक्षण इस देश में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज में दिया गया 50% का महिला आरक्षण, वो अटल जी के सरकार ने दिया। हमने ये किया है, हम केवल वादे नहीं करते, हमने किया है, हमने करके दिखाया है। ऐसे ही सारे मुद्दे जो इस घोषणा पत्र में बार बार आए हैं, शिक्षा का मुद्दा आया, जिस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं कि हम 6% खर्चा शिक्षा पर करेंगे। जब 10 साल थे तो 10 साल में कितना किया? उस 10 सालों में तो शिक्षा का खर्चा कम करते गए, तो वो 10 साल में क्यों क्या? इसी पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे भंडारी साहब, क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। नवाब मलिक साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, मीम अफजल साहब आपसे भी इसका जवाब लेना है, खान साहब आपके पास भी आ रहा हूं। गरीबी के मुद्दे पर कमर्शियल ब्रेक पर जाना है भंडारी साहब। मैं गरीबी के मुद्दे पर आता हूं भंडारी साहब हमें कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद मैं फिर इसी को आगे बढ़ाऊंगा। और बड़ा सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस इस मैनिफेस्टो के जरिए, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए 2019 में इक्तिदार में वापस आ सकती है? और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब से कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो आया है, लगातार बीजेपी इस पर हमलावर है और लगातार उसकी तरफ से तनकीद की जा रही है। इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले माधव भंडारी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर काफी कुछ कहा था। मीम अफजल साहब, मैं आपसे ही अब ब्रेक के बाद रिएक्शन ले लेता हूं जो कुछ माधव भंडारी जी ने कहा था। माधव भंडारी जी ने कहा कि लगातार 2004, नवाब मलिक साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मीम अफजल साहब, माधव भंडारी साहब ने जिस तरह से कहा कि 2004 से ही लगातार कांग्रेस वादे जरूर करती है लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते हैं। देखिए 2004 में हमने अगर वादे पूरे नहीं किए होते तो हम 2009 में वापस नहीं आते। 2009 से लेकर के 2014 तक हमारे खिलाफ करप्शन को लेकर के जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया, उसके अंदर मोदी जी कामयाब हुए, हम इसको मानते हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ पूरे देश को भयभीत करने का काम किया और उसमें उनको कामयाबी मिली। लेकिन देखा आपने कि G2 का हशर क्या हुआ। जो इल्ज़ामात बड़े बड़े लगाए थे, उन्होंने कहा था काला धन 70 लाख करोड़ रुपया बाहर है और उसमें ज़्यादातर कांग्रेस का पैसा है। वो 350 नाम आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिक्लेयर नहीं किए, जो इनके पास कहीं छुपा कर रख दिए गए हैं। क्यों नहीं किए, ये आने वाले वक्त में आप चाहें तो आज पूछ लें, नहीं तो बाद में पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया
कि क्या मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस जो है वो जीत को पक्का करना चाहती है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो के जरिए आवाम को मुतासिर नहीं करना चाहती? लेकिन एक बात जरूर है कि सिर्फ मैनिफेस्टो से आप इख्तिदार तक नहीं पहुंच सकते। आपको उसके लिए बुनियादी तौर पर आपकी नीयत, आपकी नीति और मैनिफेस्टो कितनी लगन के साथ आपने, कितनी दिमाग पच्ची के साथ आपने तैयार किया है। मैं पिछले 30 साल से पॉलिटिकल पार्टी का एक काम करता रहा हूं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टो इस तरह बनाते हैं कि कुछ 4-5 पार्टियों के मैनिफेस्टो मंगा के रख लेते हैं जी। और उसमें जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको ज़बान बदल करके लिख देते हैं। तो कम से कम कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो के बारे में जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, शायद यह इल्जाम किसी ने भी नहीं लगाया। लेकिन मीम अफजल साहब, जिस तरह से बीजेपी कल सबसे पहले जैसे ही ये मैनिफेस्टो आया, जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुल्क को तोड़ने वाला है और लगातार पीएम मोदी कह रहे हैं कि यह ढकोसला पत्र है। नहीं, खुद प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे कि तो पाकिस्तान के अज़ाइम को पूरा करने के लिए घोषणा पत्र आया है। ये तो पाकिस्तान का घोषणा पत्र मालूम होता है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी पार्टी को जिसने 3 बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, आज उनको इस तरह की बात कहकर या उनको गद्दार साबित करके या उनको बार बार देशद्रोही साबित करने की जो कोशिश करते हैं, क्या आप समझते हैं कि लोग इससे खुश हैं? क्या आप समझते हैं कि लोग इसको टेक अवे यानी इसके जरिए से आपको वोट मिल जाएगा? मैं समझता हूं पूरा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी, आपने अपने पिछले 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी सुना सबका साथ सबका विकास? कहां गया वो विकास? वो तो गायब है, पता नहीं कब से खोया हुआ, आज तक आया नहीं। तो प्रधानमंत्री ने खुद ये साबित कर दिया कि वो फौज का बुर्का ओढ़ करके अपना जो चेहरा है उसके पीछे छुपाएंगे, अपनी नाकामियों को छुपाएंगे। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि जब भी वो हार की तरफ जाएंगे वो पाकिस्तान का नाम लेंगे। वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ इस देश के अंदर नफरत फैलाने का जो कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भंडारी साहब आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले नवाब मलिक साहब जो बात मीम अफजल साहब कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्या वाकई में कांग्रेस ने विकास और रोजगार का मुद्दा जो बीजेपी का था उसे छीन लिया है? यही वजह है कि अब हिंदुत्व और पाकिस्तान के इश्यू पर बीजेपी एक तरह से अटक गई है। देखिए, ऐसा भंडारी साहब ये बोल रहे हैं कि 2004 का जो वादा था महिला आरक्षण का, ये सरकार ने पूरा नहीं किया और दोबारा वही वादा करके आ रहे हैं। हमने भी वही वादा किया है जी। लेकिन 2004 से लेके 2014 तक अल्पमत की सरकार, मिलीजुली सरकार, जहां सभी पार्टियों का बहुमत हमारे साथ नहीं था, लेकिन राज्यसभा में वो बिल पारित कर दिया गया। पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी भी ने महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी। अरे 316 का बहुमत होने के बावजूद सारे दल साथ में खड़े थे, आपने महिला आरक्षण का विधेयक क्यों नहीं पारित किया? तो आपकी नीयत साफ नहीं थी, हमारे पास ताकत नहीं थी, आपकी नीयत नहीं साफ थी। एक मैं देख रहा हूं कि कल से भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता बोल रहा है कि ये जो घोषणा पत्र है ये देश तोड़ने वाला है। जो देशद्रोह का मुकदमा लगाने का जो सेक्शन था वो रद्द करने की बात इसमें कही गई है। राजद्रोह और देशद्रोह अलग चीज है। 124A का मतलब है कि कोई आप ऐसा बयान दे दे और उसको लेके आप पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाए, लेकिन 124A का गैर इस्तेमाल हार्दिक पटेल पर हो गया, कन्हैया कुमार पे हो गया। जो भी सरकार के खिलाफ बयान देगा उसको 124A लगाकर जेल भेज देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने तो ये हरकत कर दी थी, एक उन्होंने आदेश निकाल दिया था कि सरकारी मंत्री बाबुओं के खिलाफ कोई भी नेता बोलेगा उस पर राजद्रोह का 124A लगेगा। कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया। नहीं, ये काम तो कांग्रेस ने भी किया है नवाब मलिक साहब। सुनिए, एक मिनट, ये काम कांग्रेस ने भी किया है। जरा सुनिए ना, 1 मिनट में भैया 1 मिनट बात पूरी होने दीजिए। अबूजर जी बात पूरी होने दीजिए। अगर टोका टाकी करना है तो हम सलाम अलैकुम निकलते हैं यहाँ से, चलिए समझे। ठीक है, बात पूरी करिए, लेकिन नवाब मलिक साहब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, बात पूरी होने दीजिए ना। बीमारी लग गई है क्या टोकने की?
नहीं, क्या बीमारी लगी है टोकने की, तो फिर बोल दीजिए कि आप लोग जाइए, हमारा भी वक्त कीमती है मेरे भाई। नहीं नवाब मलिक साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये काम क्योंकि एनएसए की बात चल रही है मेरे भाई, बात पूरी, जब एक विषय मैंने पूरा नहीं किया, ठीक है, आप उसे काटते क्यों हैं? ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए नवाब मलिक साहब, बात पूरी कर लीजिए। मुल्क में गद्दारी करने वालों के लिए इस देश में बहुत सारे कानून हैं जिसके तहत लोगों पे मुकदमा चल के 20 साल की सजा, उम्र कैद की सजाएं हो सकती हैं। लेकिन 124A का दुरुपयोग किया जा रहा था, इसलिए इसको रद्द करने की बात की गई। 499 और 500 का आईपीसी को रद्द करने की बात इसलिए की गई है कि आप किसी नेता के खिलाफ बोल देंगे तो जेटली साहब आप पे 499, 500 लगा देंगे क्रिमिनल प्रोसीजर का। महाराष्ट्र के सारे मंत्री मुझ पे ये मुकदमा लगा रहे हैं, तो हमें डराने के लिए जो धाराएं होंगी तो निश्चित रूप से उसको निरस्त करने की बात इसमें कही गई है। भारतीय जनता पार्टी ढोंग कर रही है कि देशद्रोह का मुकदमा खत्म हो गया। ध्रुव सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का हेड था मध्य प्रदेश का, जो आईएसआई के कहीं ना कहीं दलाल की तरह काम कर रहा था, तो जो जेल में है 124 उस पर नहीं लगा। अलग धाराओं के तहत बीजेपी का पाकिस्तानी एजेंट आज भी जेल में है ना, वो धाराएं कहां खत्म हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने का काम कर रही है। वो हथियार जिससे विपक्ष को दबाना चाहते थे, वो हथियार हम खत्म करना चाहते हैं, हम बीजेपी को दबाएंगे नहीं। ठीक है, भंडारी साहब आपका रिएक्शन इस पर, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप। मैं खान साहब आपके पास भी आ रहा हूं। मुझे अफजल साहब ने एक बात अच्छी कही कि अफजल साहब ने एक बात अच्छी कही कि उन्होंने ये कहा कि इसमें कॉपी का कोई आरोप हम पर नहीं, इल्जाम हम पर नहीं लगा रहा है। ये भी वास्तविकता नहीं है। ये जो चुनाव पत्र जारी किया है, अब ये खेती के लिए, किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग बजट देने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में जब हमारी सरकार पहली बार आई, येडियुरप्पा जी पहले बार मुख्यमंत्री बने, तो हमने ये शुरू किया था एग्रीकल्चर बजट अलग पेश करने का। कर्नाटक में 5 साल हमने किया, और जैसे कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता पर आई वो प्रथा बंद कर दी गई। तो ये जो काम हमने किया था उसी की कॉपी अपने चुनाव पत्र में कांग्रेस कर रही है। अच्छी बात है, अगर हमारी कोई अच्छी चीज उन्हें उठाना चाहते तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। वाटर कंजर्वेशन को लेकर जो बातें कांग्रेस कर रही है, वो सारे काम हमने जो महाराष्ट्र में किया है, हमारी जो कामयाब स्कीम्स है उसकी सारी कॉपी पेस्ट है। तो ऐसे तो कई ढेर सारे मुद्दे हैं, वो भी मैं 2-4 दिन में सामने लाऊंगा। लेकिन जो गरीबी का मुद्दा है, इस गरीबी के मुद्दे की हालत भी यही है। कांग्रेस के मैं 70 साल की बात ही नहीं करता हूं, लेकिन 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस राज कर रही थी, तो इस देश का एक बहुत ही बुरा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में था, जिसकी शर्म हमें आनी चाहिए थी। ऐसा रिकॉर्ड था कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी कौन से देश में थी, वो भारत भी थी। सोमालिया भी हमारे बाद था। अब जाकर पिछले 16, 17 और 17, 18 इन 2 सालों में हमने ये जो एक शर्मनाक डिस्टिंक्शन था वो बाहर आया, उससे हम अब 3, 4 नंबर पे आ गए। हमने ये साबित कर दिया कि हमारी सल्तनत ने मोदी साहब के नेतृत्व में गरीबी के बारे में जो काम किया, गरीबों का भला करने का जो काम किया, उसके नतीजे अब आने लगे हैं। और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली आबादी, बिल्कुल भंडारी साहब, नहीं ठीक है, अच्छा कदम आपका है, ये अच्छा कदम है मोदी सरकार का। लेकिन भंडारी साहब, कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में बहुत सी ऐसी स्कीमें, बहुत से ऐसे एजेंडे हैं जो मोदी सरकार के हैं, जिस पर अब कांग्रेस कह रही है कि उसे और अच्छे ढंग से हम लाएंगे। उसकी एक मिसाल आप जीएसटी ले सकते हैं। जी क्या कांग्रेस मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, ये हमारा दिया हुआ था, जिसकी मुखालफत बीजेपी करती थी पहले। जरा दुरुस्त कर ले अपने आप को। भंडारी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का जीएसटी पर कांग्रेस ने कहा कि वो बेहतर ढंग से इसे लागू करेगी। बिल्कुल लाएंगे इसलिए, लेकिन ये ओरिजिनली हमारा प्रोग्राम था, जिसको भारतीय जनता पार्टी पहले मुखालफत करती थी, बाद में उसको एक्सेप्ट किया और उसको लागू करने का काम किया। अफजल साहब आ रहा हूं, भंडारी साहब मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, लागू कर रहे हैं, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे। जी भंडारी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कई ऐसे एजेंडे, कई ऐसे मंसूबे, ऐसी स्कीमें हैं जो मोदी सरकार में चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो उसे और बेहतर किया जाएगा।
वो ठीक है ना। अब जो हमारी ऐसा है, देखिए मैं आपको एक मसला देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस ने फूड सुरक्षा का बिल लाया, वो लागू किया। ये जो फूड सिक्योरिटी का बिल है, उसकी प्रियम्बल में एक वाक्य, यह शुरुआत उसकी होती है कि केंद्र सरकार की जो अंत्योदय योजना चालू है उसका लाभ पूरी गरीबों को देने के लिए हम ये कर रहे हैं। अंत्योदय योजना ये अटल जी की योजना थी। तो ये फूड सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का कायदा कानून भी अटल जी के योजना के कारण आया, और वो अगर कांग्रेस ने आगे लाया तो हमने उसको सपोर्ट किया, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हमारा काम अच्छा है वो कांग्रेस अगर कॉपी पेस्ट कर रही है तो हमारी वो कामयाबी है, और हमारी कामयाबी को दोहराना ये कांग्रेस की अगर जरूरत होगी तो कांग्रेस कहां पहुंचे ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, नवाब मलिक साहब जल्दी से रिएक्शन दीजिए, आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं खान साहब इसके बाद आ रहा हूं। नवाब मलिक साहब 30 सेकंड है बस। देखिए, भंडारी जी बोल रहे हैं कि हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में जितनी योजनाएं थीं सबका नाम बदल के आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया। निर्मल भारत योजना को स्वच्छ भारत बना दिया। सारी योजनाओं का नाम बदलने की योजना हम नहीं रखेंगे, जो पुराने नाम थे वही रखेंगे। मोदी जी का एक योजना थी गोल्ड योजना, कि आप सोना ला के हमें दे दीजिए, जब चाहोगे सोना वापस कर देंगे, 2% ब्याज देंगे। न किसी देश की महिला ने विश्वास किया, न किसी ने विश्वास किया। मोदी जी की अपनी एक ही योजना आई जो पूरी तरह से विफल हो गई। बाकी सारी योजनाएं जो पुरानी सरकारों की थी उसका नाम बदलने की योजना इनकी थी। हम नाम बदलने की योजना में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, एमएच खान साहब एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं भंडारी साहब आऊंगा, टाइम मेरे पास कम है। एमएच खान साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया कि देशद्रोह या एनएसए का जो कानून है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत है और वहां पर मुसलमानों पर एनएसए लगाया गया गौकुशी के शक में। जी, मैं यही बात आपसे कह रहा था। न्यूज़ साहब को बुरा लग गया कि जो देखिए मुसलमानों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है वही कांग्रेस ने भी किया है। अब सवाल इस बात का है, मैं जहां सा भंडारी साहब का, मलिक साहब की बात की थोड़े से हम उस पर सहमत हैं। और भंडारी साहब ने कहा कि जो हमने वादा किया था वो पूरा कर दिया। अबू हुरैरा साहब, ये जो चुनाव 2014 में हुआ था, वो चुनाव जो लोक लुभावन नारा आया था, वो नारा क्या था? उसी पर ये जीते हैं, बाकी चीजें तो बहकावे की है। वो लोक लुभावन नारा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में चले जाएंगे और जो है 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आज 60% से ज्यादा नौजवान नौकरियों से बेहाल घूम रहा है। 30 साल का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा नीचे स्तर पर नौकरियां चली गई हैं। जनता इस बहकावे में आकर मोदी जी को वोट दे करके सत्ता में बैठा दिया। आज मोदी जी दूसरी बातें कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आज गाय की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप बताओ ना, कौन सा वादा पूरा किया? जो 3 वादे थे, नौकरियों में किसानों का आय दोगुना करना, भंडारी साहब से जवाब चुनाव होगा साहब। बहुत सारे सवाल हैं जो मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए, ये नहीं होगा, और ये सच्चाई है भंडारी साहब। पहली बात तो ऐसी है कि जो 15 लाख की बात बार बार की जाती है, उसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर कई सारे अखबारों ने, कई सारे चैनल्स ने और कई सारे सोशल मीडिया ने उसका सारा ट्रैकिंग करके, उसका सारा एनालिसिस करके ये सामने लाया है कि ऐसी कोई भी बात मोदी साहब ने नहीं कही थी, हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं थी। ये सरासर झूठ फैलाया गया और उसी झूठ का सहारा लेकर आज भी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास उसके तो मान लीजिए ना कि हमने नहीं कहा, मान लिया। अच्छा, उसके सारे झूठ बोलना आपका तो जुमलेबाजी है, ये कोई आपका तो जुमलेबाजी करना काम रह गया है। इंडिपेंडेंटली जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, ये झूठा तो बाकी चीजें भी जुमलेबाजी है। झूठी थी। अब आप इसको भी मना कर दीजिएगा, जो और चीजें मना कर दीजिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक में बात करिए। नवाब मलिक साहब, संदीप साहब आपके पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर संदीप खान साहब, किस पे बात करिए? डॉक्टर संदीप, मैं डॉक्टर संदीप के पास जाना चाहूंगा। भंडारी साहब, टाइम हो गया, सच्चाई सुन नहीं सकते। नहीं, संदीप साहब, डॉक्टर संदीप, क्या लगता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पीडीपी के लिए चुनौती है? ये सच्चाई सुन नहीं सकते और सच्चाई भाषा सच्चाई सुनना बहुत बड़ी इतना भी आसान काम आप अगर नहीं कर सकते तो आप क्या राजनीति और आप समाज की बात करते हैं। सच्चाई अगर आप सुन नहीं सकते जी डॉक्टर संदीप, और सच्चाई अगर आप हजम नहीं कर सकते तो आपका क्या हो सकता है?
ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस अपने मैनिफेस्टो को कि आम आदमी तक किस तरीके से लेके जाएगी। इस मैनिफेस्टो अपने आप में एक मुकम्मल मैनिफेस्टो है। इसने समाज के हर तबके के ऊपर पूरा फोकस किया है, चाहे वो डिप्राइव सेक्शन हो, चाहे बेसिक समाज का गरीब से गरीब आदमी हो, महिलाएं हो, तमाम एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वो आम आदमी को किस तरीके से उन तक इस अपने मैसेज को कन्वे करती है और किस तरीके से उनको कन्विंस करती है। अगर वो इस अपने मैनिफेस्टो को हर आदमी को कन्विंस करने में कामयाब रहती है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये अफजल अब्बास साहब, शायद आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। 30 सेकंड है मेरे पास। बस मैं तो खामोशी सुन रहा था। मेरा सवाल साहब मीम अफजल साहब से है जी कि इसी के मैनिफेस्टो में जो भी आपने घोषणा किया वो लागू करेंगे, लेकिन मुझे बताइए 10 साल तो हुकूमत रही, 3-4 ऐसे बिल थे जो मुसलमानों से जुड़े हुए थे। एंटी टेररिस्ट बिल था, आपने लागू नहीं किया। माइनॉरिटीज रिजर्वेशन की बात थी, महिला की, आप 10 साल में नहीं लागू कर पाए। उसके बाद से फिर आपके पास मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात, सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात थी। तो कहां से आप पे यकीन किया जाए? कब से ये तो मुद्दा था। आज एंटी टेररिस्ट बिल और महिला आरक्षण बिल आप 10 साल में लागू नहीं किया, फिर आज जल्दी से जवाब दीजिए। एंटी राइट अब्बास जी, एंटी राइट बिल। जी उसी बात करा, एंटी राइट बिल, एंटी राइट बिल। देखिए जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की तरफ एक उंगली उठाने के बाद अफजल अब्बास साहब जरूर देख ले, 4 उंगलियां उनकी तरफ भी उठ रही हैं। वो जिस पार्टी के नेता हुकूमत आपकी थी सर, 10 साल आप हुकूमत किए थे, भारतीय जनता पार्टी हम हुकूमत में नहीं थे। क्या करते थे, क्या कहते थे? मैं पूछ रहा हूं क्या कहते थे, ये वो क्या कहते थे? मैं ये पूछता हूं, अगर आप इतने सेकुलर हैं और आप इतने, आपके नेता इतने जबरदस्त हैं तो डिमांड करें ना, आज डिमांड करें ना, हमसे ही करिए। जब नीतीश कुमार जी से करवाइए। हम तो आज भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किए। वो सारे के सारे नाफिज के साथ रहे, तब भी वो उसूल था, आज भी वही है। आप नहीं, आप तो अफजल अब्बास साहब हैं, मैं नीम अफजल हूं, वही हम तो अपने मसले डॉक्टर संदीप कुमार, एमएच खान साहब, माधव भंडारी जी, नौम मलिक साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि आपने मैनिफेस्टो में वादे तो जरूर किए हैं, लेकिन ये वादे या ये मैनिफेस्टो वोट में कैसे बदलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आदाब।